हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चौथा चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मतलब क्या होता है बच्चों? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ये अकाउंट्स का बेस है। इन प्रिंसिपल्स के बिना हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, यानी कि हमें इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही अपनी जो है वो अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। और इसमें से बहुत से प्रिंसिपल तो हमारी जनरल लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे ऊपर हेडिंग लिखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो कि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो आप लिखिए अपनी कॉपी में, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लो ये हमारे पास में है मिस्टर राम, ओनर है। ठीक है जी, ये कौन है? ये मिस्टर राम ओनर है और इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की। ये इनका बिजनेस है, ये इनकी क्या है? दुकान है। ठीक है जी, ये बिजनेस के अंदर इन्होंने क्या की? कुछ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। बताया था ना मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी के अंदर कि ये जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी है। कैसे लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी इस तरीके से है कि देखो, हमारा जो बिजनेस है वो क्या सोचता है कि ऑल्दो ये बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा जाएगा, हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हो सकता है अगर किसी दिन ये बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस क्या सोचता है कि उसको ये कैपिटल रिटर्न करनी पड़ेगी अपने मालिक को। यानी कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि मालिक और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं और जो कैपिटल है वो मालिक को हमें वापस करनी पड़ेगी। अब देखो, मिसाल के तौर पे आपके पिताजी ने कोई दुकान खरीदी, आपके फादर ने कोई दुकान खरीदी और उसके अंदर काम शुरू किया। और उन्होंने ये जो काम शुरू किया, ये काम साल दर साल चल रहा था, लेकिन कुछ लॉसेस की वजह से उनको ये बिजनेस बंद करना पड़ा। अब शुरुआत में उन्होंने जो पैसे डाले थे अपने बिजनेस के अंदर वो डाले थे 10 लाख रुपए। अगर वो 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं तो इस केस में वो क्या कहते हैं कि ये नो प्रॉफिट और नो लॉस था। लेकिन अगर उनकी निकालने वाला अमाउंट 8 लाख होते हैं तो वो कहते हैं 2 लाख डूब गए। इसी तरीके से अगर बेचते समय, बिजनेस खत्म करते समय 12 लाख रुपए उनके हाथ में आते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक अच्छी बात है, यानी कि मेरे को कुछ बेनिफिट्स भी हुए। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं बच्चों, हमारा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन को रिटर्न करनी पड़ेगी। बिजनेस अपने बिजनेसमैन को रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है? हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप लिखिए अब मेरे साथ में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। सेपरेट पर्सन्स। अब देखो, जो बिजनेसमैन है वो क्या है? बिजनेसमैन इज अ नेचुरल पर्सन। ऑन अदर हैंड,
बिजनेस इज और आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कि किसने बनाया है? जिसको कि बनाया है खुद बिजनेसमैन ने ही। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को यह समझना है, हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 1 बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं, और जब ये दो अलग अलग लोग हैं तो इनको अलग नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय बिजनेस, ठीक है जी, फॉर इट्स ओन पर्पस। यानी कि बिजनेसमैन बिजनेस के बिहाफ पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस के मेंटेन करता है, वो उसके खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होते। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो ये क्या है? ये बिजनेस से रिलेशन रखने वाली ट्रांजैक्शन है, तो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड होगी। फिर बिजनेस में हमने किसी से क्रेडिटर से कोई चीज खरीदी, तो खरीद करके लेके आई, ये बिजनेस से रिलेटेड है। अब सोच करके देखो, मिस्टर राम के पड़ोसी ने उनको 1 लाख रुपया दिया, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये तो उनके पड़ोसी से उनके आपस के जो है लव एंड अफेक्शन की वजह से कोई ट्रांजैक्शन हुई है, इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका की इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। पर्सनल रिलेशन की कोई भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कहते हैं हमारा क्या? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। देखो नाम से ही पता लग रहा है हमारे को कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यानी कि मनी का मतलब रुपया, मेजरमेंट मतलब नापना या फिर मापना। तो हम क्या कहते हैं कि जो इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला जाता है कि जो ट्रांजैक्शन मनी में इन टर्म्स ऑफ मनी नापी जा सकती हैं या मापी जा सकती हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सोच करके देखो कि आपने अपनी लव एंड अफेक्शन की वजह से कोई ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन क्या की? मान लो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं घर से एक लंच बॉक्स लेकर के आता हूं जिसमें कि एक सब्जी, कुछ चपातीस और कुछ राइस थे। अब मैंने अपने असिस्टेंट के साथ में उसको बांट लिया। तो क्या ये हमारी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? क्या आप इसको इन टर्म्स ऑफ मनी देख सकते हैं? नहीं सर, हम तो इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन की वजह से थी, और वो खाना तो मैं अपने घर से लेकर के आया था, कोई पैसे थोड़ी ना खर्च करके लाया था। तो जो हमने आपस में इसको बांटा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती क्योंकि इसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं आप सोच करके देखो, मैंने अपने डेटर्स को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, यानी कि मैंने किसी अपने पर्सन को, किसी कोई कस्टमर को कोई मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, तो पैसा चाहे आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन कुछ पैसे का सामान तो मैंने दिया है अपने कस्टमर को, तो इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको कि आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, transaction and events that can be expressed in terms of money are
recorded in the books of account of business। ठीक है जी, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी? सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि मनी में मेजर की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लंच विद पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ में जो लंच है इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होगा, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस सेकेंड ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे पास में हमारे दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं हमारा तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया जाएगा। हाँ जी सर, तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो मैं बताता हूं इसके अंदर क्या होता है। ऐसा होता है कि हम क्या कहते हैं कि हमारा बिजनेस है ना बहुत लंबा चलेगा, और बहुत लंबा चलेगा का मतलब ये है हम ये मान करके काम करते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर हमेशा चलता रहेगा तो हम इसकी ट्रांजैक्शंस को किस हिसाब से रिकॉर्ड करें? मतलब अगर आप मान करके देखो, आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको कुछ गुड्स सेल की, और गुड्स जो मैंने आपको सेल की उसके पैसे मैं आपको बोलूं कभी भी दे देना, यानी कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी दे देना, तो क्या कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं सर। भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपको ये बोला कि मेरा बिजनेस तो बहुत लंबा चलने वाला है और मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो आप कभी भी मेरे को पैसे दे देना। तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो चाहे हमारे बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन बावजूद इसके हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके जो लाइफ है उसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर टुकड़े के बाद में, अब देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो ये कई सालों तक चलने वाली हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये देखो, ठीक है, हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलने वाला और इसके भी आगे चलने वाला। मैंने इसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया, ये इसकी अकाउंटिंग लाइफ है। मतलब मैं क्या रिकॉर्ड करता हूं कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मुझे एक टाइम पीरियड चाहिए, कौन सा वाला, कि एक टाइम पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मैंने कितने लोगों को सेल किया अपना सामान, कितने लोगों से मैंने परचेज किया, ये सारे रिकॉर्ड मुझे बनाने हैं। अब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर 1 साल का हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, हम एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। 2 ईयर होते हैं हमारे पास, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कैलेंडर ईयर के अंदर क्या चलता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड, और फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी कि नेक्स्ट 31 मार्च तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो मान लो कि 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक का एक टाइम पीरियड था। तो बिजनेस तो चलता ही रहेगा। अब ये यहां पे खत्म, लेकिन फिर यहां से शुरू और अगले साल तक फिर शुरू रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कई सालों तक हमारा बिजनेस जो है हर साल चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। यानी कि हम लोगों ने निश्चय किया कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कि हमारा जो बिजनेस का टाइम पीरियड है वो 1 साल का रहे। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि चाहे हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, फिर भी हम इसको
टुकड़ों में बांट देंगे सो दैट हम अपना हिसाब किताब रख सकें, अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो अब आप मेरे साथ लिखिएगा, एज पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये मानती है कि हम ये एज्यूम करके काम करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, एज पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, हमेशा के लिए। आप लोग लिखिए मेरे पास, मेरे साथ में, देयरफॉर टू डिफाइन लाइफ ऑफ बिजनेस, टू डिफाइन लाइफ ऑफ बिजनेस वी सेपरेटेड लाइफ of business into periods and the period is generally having 12 months and that is 1 year। और हम इसको क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। तो ऑल्दो हम इसकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, बावजूद इसके हम क्या करेंगे, हम इसके अकाउंटिंग पीरियड को डिफाइन कर देंगे। और ये क्या है, 12 महीनों का एक कॉम्बिनेशन जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है किसमें, 31 मार्च को अगले साल में। अब इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आप इसको आगे लिखिएगा, दिस 1 year is known as accounting period, accounting period, and after the end of 1 year businessman checks whether he earn profit और लॉसेस, कि बिजनेसमैन ये चेक करता है कि उसने प्रॉफिट्स अर्न किए या लॉसेस इनकर्ड किए। ठीक है। अब इसके आगे और चीज लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, two statements are maintained। और ये क्या स्टेटमेंट होती हैं? नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और नंबर 2 उसको हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर क्या लिखा ये समझो। मैंने ये लिखा कि प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, 2 स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। नंबर 1 तो इनकम स्टेटमेंट और नंबर 2 पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के तौर पे हम जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं
ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। और पोजीशन स्टेटमेंट के बेस में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ये आपको आने वाली क्लासेस में बना के दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो आपके पास में ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बनाई जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या हमने डील किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं, जो इनकम की हैं, उससे हमें प्रॉफिट हुए या लॉसेज हुए, ये हम देखते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर हमें एसेट्स और लायबिलिटी की इक्वालिटी का ज्ञान होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में क्या था, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल था, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल था, ठीक है। पूरा का पूरा इस तरीके से लिखा हुआ। अच्छा चलो, अब अगला अपना प्रिंसिपल देखते हैं कि अगला प्रिंसिपल मेरे पास में मेरा क्या है। देखो जी, नंबर 4, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल लिखना मेरे पास, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये होता है, देखो एक बात बताओ कि मान लो आप लोगों ने, ये तो जनरल सी बात है, बहुत जनरल सा प्रिंसिपल है ये लाइफ के अंदर भी। आपने क्या किया, आपको पिताजी ने ना 500 रुपए दिए, आप उस 500 रुपए में से 450 रुपए की कुछ किताबें लेकर के आए। अब 50 रुपए का आपने कोई हिसाब नहीं दिया, तो ये गलत बात है ना, गलत है ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने पिताजी को ये बात बताएं कि आपने उस रिमेनिंग 50 रुपए का क्या किया। आपने उससे कोई कैंडी परचेज कर ली या फिर आप उनको रिटर्न कर दें, तो लेकिन आपको इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद होना। डिस्क्लोज का मतलब जो राज जाहिर कर दिया जाए। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बच्चों हमारे को ये कहता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो हमें अपनी सोसाइटी को, अपने पार्टनर्स को, अपने डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, सारे फैक्ट्स का फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, ताकि हमारा जो ये बिजनेस है इसकी लीगैलिटी बनी रहे, ये बिजनेस लीगल बिजनेस एंटिटी मानी जाए। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बहुत ही सटीक है, कहता है कि आप कुछ भी हाइड मत कीजिए अपने कस्टमर्स से, और बिल्कुल सही सही ज्ञान सबको दीजिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो आप लिखिए कि ऑल द significant information should be fully disclosed in the financial statement to the parties interested in it। यानी कि हमें उन सभी पार्टीज को, सोच करके देखो, बैंक हमारे बिजनेस में पैसा लगाने से पहले ज्ञान लेना चाहेगा कि हमारा बिजनेस किस तरीके का और कितनी हमारी सेल परचेज होती है, हमारी क्या इनकम होती है। तो हमें फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, कोई भी फैक्ट खराब नहीं करना चाहिए, कोई भी फैक्ट अनडिस्क्लोज्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी। और अगर हमारा क्रेडिटर है जो हमें क्रेडिट पीरियड पे पैसे, वो क्या नाम है, सामान देता है, तो हमें उसको सच्ची सच्ची बता देना चाहिए कि हम उसके सामान के पैसे कब वापस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमें बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन उनको दी जानी चाहिए, ठीक है। आप लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। कंटिंजेंट लायबिलिटी is shown in footnote
ऑफ बैलेंस शीट। देखो कंटेंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है जी, कि कंटेंजेंट लायबिलिटी होती क्या है। कंटेंजेंसी का मतलब होता है जी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर ऐसी कैसी चीज है ये। कंटेंजेंट लायबिलिटी का मतलब है विच मे और मे नॉट अराइज। यानी कि मान लो कि आपके पास में एक जमीन का टुकड़ा है और उसको लेकर के आपका किसी के साथ में केस चल रहा है, यानी कि आपके बिजनेस के नाम पे है और वो केस चल रहा है आपका कोर्ट में, और ये जमीन का टुकड़ा आपसे छिन भी सकता है और आपके पास रह भी सकता है। तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर जिसके के अंदर आप इस लैंड को दिखाते हैं, जमीन के टुकड़े को दिखाते हैं, तो उसके अंदर आपको बताना चाहिए फुट नोट में, या फिर बताना चाहिए कि हमारे पास में इससे रिलेटेड कोई केस चल रहा है और ये हमारा हो भी सकता है फ्यूचर में और नहीं भी हो सकता। यानी कि आज तो ये हमारे पास में है लेकिन फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज को हमें डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, विच मे और मे नॉट अराइज। तो ये एक एग्जांपल है फुल डिस्क्लोजर का, कि ना केवल आपको ये बताना है कि हमारे कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है, बल्कि उस एसेट्स या लायबिलिटी से रिलेटेड अगर कुछ मुद्दे हैं तो उनको भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। ओके, ये है हमारा डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अच्छा, अब पढ़ते हैं जी अपना अगला प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये क्या होता है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल बच्चों देखो, पहले तो ना मैं आपको ना मटेरियल का मतलब बताऊंगा। मटेरियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो देखो यहां पे लिख लो आप लोग, मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट एन है ये। अच्छा देखो, मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो भी इंपॉर्टेंट है चीजें उसको डिस्क्लोज, ये भी ना फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जैसा ही है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना बिजनेस के अंदर, वो डिस्क्लोज जरूर होने चाहिए। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो फुल डिस्क्लोजर के अंदर हमने क्या बोला था कि सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दो, अब हम छोटे छोटे फैक्ट्स भी डिस्क्लोज करने लगे। तो हम ये कहते हैं कि ना केवल हमें छोटे छोटे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए, बल्कि हमारे को जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी डिस्क्लोज किए जाने चाहिए, जो भी जिसके अंदर भी हमारी मटेरियलिटी है, जिसके अंदर की हमारा सार है। अब देखो मटेरियलिटी कैसे काम करेगी ये मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लो आपके पास में है ना कि कुछ क्या नाम है पैसे हैं, मान लो आपके 500 रुपए हैं, आपकी जेब में 500 रुपए हैं और आपकी जेब से 500 रुपए गिर जाते हैं, तो इसका आपके इफेक्ट, आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर हमें बहुत दुख होगा। अच्छा, और मान लो ये 500 रुपए किसी बहुत ही रईस आदमी की जेब से गिर जाते हैं। ठीक है जी, मिस्टर रतन टाटा की जेब से गिर जाते हैं, तो उनके लिए 500 रुपए क्या चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो। तो बेटा इसी तरीके से हम ये चेक करते हैं कि किसके लिए कौन सी फैक्ट, कौन सी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो कि आप किसी, कोई पर्सन अपनी जेब से, कोई रिच पर्सन अपनी जेब से निकाल करके किसी भिखारी को कोई अमाउंट डोनेट करता है, लेट से 1,000 रुपए, तो उसके लिए वो 1,000 रुपए कुछ नहीं है। और अगर आप 1,000 रुपए डोनेट करें तो ये आपके लिहाज से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक आपने इतना कमाया नहीं है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर की मटेरियलिटी होती है तो वो हमें डिस्क्लोज की जानी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट का एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, अमाउंट ₹1,000 डोनेटेड बाय ए स्टूडेंट
टू अ पुअर पर्सन। तो ये क्या है, इसके अंदर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि ये मटेरियलिटी है इस काम के अंदर। और नंबर 2, अमाउंट ₹1000 डोनेटेड बाय ए रिच पर्सन टू अ पुअर पर्सन। ठीक है जी। अब देखो इस चीज का मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूं ऑफिशियली कि भाई किस तरीके से ये काम होता है। हमारे यहाँ क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। हमारे यहाँ क्या होते हैं जी, डेटर्स होते हैं, जिनको कि हम सामान क्रेडिट पे बेचते हैं। मान लो मेरे डेटर्स हैं, मेरे जो हैं डेटर्स हैं वो हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है। और इसमें से ना कुछ लोगों के ऊपर मुझे शक है कि भाई शक है कि कुछ लोग मेरे पैसे नहीं देंगे, तो इसको हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स। अब मान लो ऐसे लोग कितने हैं, 25,000 है। तो मैं इनके लिए क्या बना लेता हूं, एक प्रोविजन बना लेता हूं। प्रोविजन बना लेता हूं किसके लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए। तो ये जो हमारे पास में प्रोविजन है ये हमारे डेटर्स को कम कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हो सकता है फ्यूचर में ये लोग जो हैं ये हमारे से कुछ पैसे हमें ना दें, तो इससे हमारे डेटर कम हो जाएंगे, यानी कि हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे। तो भाई सोचने वाली बात है कि 25,000 अगर हमारे बिजनेस में से डूब रहे हैं तो ये एक मेटेरियलाइज्ड यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके, तो ये कहता है हमारा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले प्रिंसिपल के पास में, जिसका की नाम है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। देखो इसको लिखो, सिक्स्थ, ये हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल देखो जी, इसका मतलब समझते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि थिंक फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, यानी कि सोचें बहुत ही अच्छे के लिए और तैयार रहें सबसे बुरे के लिए। बस उसी तरीके से आप इसको समझें कि भाई कहने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है भले ही आप अपने बिजनेस के अंदर अच्छी अच्छी बातों को याद ना रखें, लेकिन आप लोग अपने बिजनेस के अंदर होने वाले छोटे छोटे लॉसेस को भी अगर आप सोच करके चलेंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में राइज कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अच्छे से अच्छे अपने एसेट्स के बारे में ना सोचें, यानी कि इस चीज का आप घमंड ना करें कि हमारे पास में बहुत अच्छे से अच्छे एसेट है, लेकिन आप अपने छोटे छोटी चीजों को कंसीडर करें जिसमें कि आपको लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इस रूल के अंदर हमें क्या कहा जाता है, आप लिखो इस चीज को, डू नॉट एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब फ्यूचर, ठीक है, क्या, फ्यूचर। प्रॉफिट्स, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रोवाइड फॉर मतलब तैयार रहो, प्रिपेयर, गेट प्रिपेयर, गेट प्रिपेयर्ड, यानी कि आप अपने लिए तैयार रहें किस काम के लिए, इस काम के लिए कि जितने भी आपके लॉसेस हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था ना
कि इसी एग्जाम्पल लास्ट वाले एग्जाम्पल को हम इसी रूल के साथ में जोड़ सकते हैं। क्या एग्जाम्पल? कि जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हम क्या करते हैं जी, हम प्रोविजन बनाते हैं अपने डाउटफुल डेट्स का, प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स का। तो किस वजह से हम डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं? इस वजह से बनाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे इससे लॉसेस हो सकते हैं, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। या फिर एक और चीज समझो जो आपके अगले प्रिंसिपल के अंदर भी काम आएगी, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं। आपके पास में है ना कुछ माल पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास बिजनेस है, मेरा बिजनेस है इन पेन्स की सेल का। तो ये जो है मेरे पास में खूब सारे पेन हैं और मैं इन पेन्स को बेचता हूं, ठीक है जी। मैं इन पेन्स को बेचने का कुछ काम करता हूं। अब इन पेन्स को बेचने में हो सकता है, मान लो ये चारों के चारों पेन जो हैं ये मेरे 40 लाख रुपए के हैं, मैं इनको बेचना चाहता हूं 60 लाख रुपए में। हो सकता है 60 लाख के बिके या ना बिके, लेकिन हो सकता है कि ये 40 में बिक जाए। तो हम क्या मान करके चलते हैं कि ये 40 की चीज है तो 40 में तो बिकी जाएगी। तो ये कितने की है? ये एट कॉस्ट है। प्रॉफिट में इंक्लूड करूं या ना करूं? तो हम क्या बोलते हैं, हम इस तरीके से अपने स्टॉक को लिखते हैं। स्टॉक को हम किस तरीके से लिखते हैं? एट कॉस्ट या फिर एट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी कि जो भी छोटा होगा उस पे आप रिकॉर्ड करेंगे अपने कॉस्ट को, अपने स्टॉक को किस पे? या तो मार्केट प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है जी। जो भी इन दोनों में से छोटा होगा। और ऐसा हम किस वजह से करते हैं? ऐसा हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे रूल्स क्या कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि चाहे आप अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स को भूल जाएं लेकिन आप अपने छोटे छोटे लॉसेस के लिए तैयार रहें, ठीक है जी। ये है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल। अच्छा, अब प्रूडेंस प्रिंसिपल के बाद में अगला जो है वो है हमारे पास में मैचिंग प्रिंसिपल। तो आप लिखिएगा नेक्स्ट 7th हमारा प्रिंसिपल है ये मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमारे को क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल हमारे को यह कहता है कि हमारी जो कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, ठीक है जी, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमें ना उनको आपस में कोरिलेट करके काम करना चाहिए। आप लिखिए मेरे साथ में, कॉस्ट्स इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड should be matched against the revenue of that period। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है कि जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती हैं, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती हैं वो मैच होनी चाहिए किससे? रेवेन्यू से, जितना भी हमने उससे रेवेन्यू इनकर्ड किया है उससे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो जब मैं क्या करता हूं, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी हम ये चीज आगे सीखेंगे। मान लो हमारे पास में हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है जी, और मेरे पास में कुछ गुड्स थी और मैंने इस गुड्स को ना सेल कर दिया, सोल्ड गुड्स,
ये किसको मैंने, राम श्याम मोहन को, किसी को भी मैंने गुड्स को सेल कर दिया। अब ये जो मेरा बिजनेस है ना, ठीक है, ये मैंने इस कस्टमर को जो सेल किया है ये किया किसी सेल्समैन के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैंने बीच में जो है बिजनेस ने इस चीज को बेचने के लिए सेल्समैन की कुछ कमीशन दी होगी, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि मैंने ये चीजें किसको दी, एक सेल्समैन को दी, और सेल्समैन ने किसको दी, आगे हमारे कस्टमर को दी, ठीक है। तो ये जो थी ये हमारा, मान लो ये हमारा सेल्समैन था, हमने ये गुड्स जो थी इसको डिलीवर की। पहले मैं लिख देता हूं यहां पे नंबर 1 में गुड्स डिलीवर्ड, ये लिख देंगे हम नंबर 1 में गुड्स डिलीवर्ड, ठीक है। मैंने ये डिलीवरी दी और आगे फिर सेल्समैन ने इसको बेच दिया। ये हमारा कौन था, ये हमारा कस्टमर था, सींग वाला कौन था, हमारा कस्टमर था, ठीक है। अब इसको मैंने जो गुड्स डिलीवर की थी इसके लिए मैंने इसको कुछ कमीशन दी होगी, यानी कि मैंने इसको कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, तो मैंने इसके ऊपर एक्सपेंसेस किए क्या, कमीशन के, ठीक है। तो ये चीजें बेचने के लिए जो मैंने चीजें आगे बेची हैं, इस पर्सन को जो मैंने बेची हैं ये चीजें, किसके थ्रू, अपने कमीशन एजेंट के थ्रू या अपने मैनेजर के थ्रू, उसके लिए मैंने इसको क्या दिए, कुछ कमीशंस दिए। तो देखने वाली बात यह है कि अगर मुझे कुछ रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, बिजनेस को कुछ कैश कलेक्ट हुआ है, कुछ रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, तो इसके लिए मुझे खर्चे भी करने पड़े हैं, इसके लिए मुझे क्या करने पड़े हैं, कुछ खर्चे भी करने पड़े हैं। तो मेरा रेवेन्यू जो है वो जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो साथ ही साथ मेरा रिकॉर्ड किया जाएगा क्या, रिकॉर्ड किया जाएगा मेरा ये एक्सपेंडिचर भी, इसी को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से छोटी सी चीज आप लोगों को समझाता हूं। यहां पे मैंने एक, मान लो ये मेरी कॉपी का एक पेज है, ठीक है, मैं इसको जूम इन करता हूं, मान लो ये मेरी कॉपी का पेज है, ठीक है। मैंने एक साइड लिख दी अपनी इनकम और दूसरी साइड मैंने क्या लिख दिया, एक्सपेंस। एक साइड इनकम और दूसरी साइड एक्सपेंस। तो मैंने मान लो ये चीजों को बेचने के लिए जो कमीशन दी थी ना, वो कमीशन थी कितने की, 30,000 रुपए की, के स्टैंड्स फॉर 1000, 30,000 रुपए की। और मुझे जो इनकम आई यानी कि जो मेरे को रेवेन्यू आया वो कितना आया, 50,000 रुपए। और मुझे 50,000 रुपए का सामान, जब मैंने 50,000 रुपए में बेच दिया 30,000 रुपए का सामान, तो क्या हो गए, कुछ प्रॉफिट्स हो गए, कितने के, 20,000 रुपए के। तो इसको भी मैं रिकॉर्ड करता हूं। तो मुझे तीनों चीजें रिकॉर्ड करनी है, कमीशन भी रिकॉर्ड करना है, इनकम भी रिकॉर्ड करनी है और प्रॉफिट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो अब अगर मैं टोटलिंग करता हूं दोनों पेजेस की, तो मेरी टोटलिंग कितनी आ जाती है, यहां पे भी 50,000 और इधर भी 50,000। यही है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू यानी कि किसी भी एस्पेक्ट, मतलब किसी भी चीज का, किसी भी सिक्के के दोनों एस्पेक्ट्स को हमें रिकॉर्ड करना है, ना केवल एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। लोग क्या सोचते हैं, इतने का सामान बेच दिया, बड़े ही प्रॉफिट हो गए, लेकिन वो तो हमसे पूछो ना, हमें मालूम है ना कि हमने उसको बेचने के लिए कुछ एक्सपेंस भी किए थे। तो ये है हमारा क्या, मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल हमें सिखाता है न केवल हमारी इनकम बल्कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसको भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। मैंने आज आपको 7 प्रिंसिपल सिखाए हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और बुक में से इनको पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। ऐसा कतई नहीं है कि हमें सिर्फ बुक की लैंग्वेज लिखनी होती है। टीचर्स आपको बुक की लैंग्वेज लिखने के लिए इसलिए कहती हैं क्योंकि बेटा अगर आप बनाते हो तो कंटेंट खराब कर देते हो, लेकिन अगर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो कंटेंट आपके माइंड में हो और आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकें, विद एग्जांपल्स लिख सकें, तो इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं है। तब हमें बुकिश लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को आगे लेकर के जाऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।